हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के विषय संकल्पना में जिस एक बिंदु के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं में आधारित यूपी का जो एक संदर्भ है आरओ के लिए, उसमें यूपी जीके काफ़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला के रूप में पूछी जाती है। तो उसी यूपी जीके को आधारित करते हुए यहाँ पर हम आपसे क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो चलेगा, एक एक बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी आप लोग भी सेशन में जुड़ जाएं ताकि रोज की तरीके से चलने वाला यह अनवरत सेशन यहाँ से कंटिन्यू किया जा सके। इसी बिंदु इसी पर्याय के साथ कि वाग्देवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरकरार है। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें। यही संकल्पना सदैव से हमारी आपके प्रति होती है। चलेगा, विषय संदर्भ की बात की जाए तो एक एक बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे और एक एक संदर्भों को यहाँ से समझेंगे। मुख्य रूप से आज का मोटिवेशन क्या कहा जा रहा है कि कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। बिल्कुल सत्य बात है। आप भी ध्यान रखिएगा, इस पहलू को सदैव अपने अंतर मन में समाहित करके रखिएगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी कभी अकड़ की वजह से नहीं छोड़ी जाती है बल्कि आत्मसम्मान के लिए उसे छोड़ना पड़ता है। तो पर्याय की जब बात की जाए तो आपका पहला प्रश्न जो आपके सम्मुख है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम है कि जनगणना 2011 के अनुमान के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से खास करके कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। आज भारत की जब बात की जाए तो अवस्थिति के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या को लेकर के कौन सा एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको देख मिलती है। नाम होता है बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर आपका उत्तर प्रदेश। किसके अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार। अब बेसिक सी बात है, जनगणना 2011, जनगणना 2011 की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं ये देश की कौन सी है। देश के क्रम की जब बात की जाए तो देश की ये 15वीं गणना होती है और इस 15वीं गणना की जब बात की जाए तो इस 15वीं गणना के अनुसार जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की संख्या क्या है, आज सबसे ज्यादा दिख मिलती है। उत्तर प्रदेश की संख्या कितनी होती है तो आप भी जानते हैं 19,98,12,341। ये पूरी पूरी यूपी की पूरी पूरी संख्या होती है और इस संख्या की जब बात की जाए तो इस संख्या के लिए आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर कुल वैल्यू कितना रखता है, 16.51%। कितना? 16.51% वैल्यू रख करके हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारा यूपी क्या करता है, देश के राज्यों में पहला स्थान रखता है। तो देश की जब बात की जाए तो देश का क्या सीन हो जाता है, राज्यों में पहला स्थान। तो राज्यों में पहला जो स्थान आता है वह किसका आता है, वह आपके उत्तर प्रदेश का आ जाता है। तो यूपी की जब बात की जाए तो खासा ध्यान रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य होता है। जबकि यूपी की जब बात की जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में है, लेकिन एक बिंदु आगे बढ़ करके सोचिएगा कि हमारे यूपी में कहां कहां पे सबसे ज्यादा है। तो प्रयागराज का नाम ध्यान रखिएगा, प्रयागराज में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। जबकि महोबा की जब बात की तो महोबा में क्या होता है, सबसे कम संख्या आपके निवास करती है। तो सबसे ज्यादा आपके प्रयागराज में रहती है और सबसे कम कहां पे रहती है, या आपके महोबा में रहती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में पहला स्थान रखता है। अच्छा, अगर आपसे कोई कहता है क्षेत्रफल के मामले में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल के मामले में हमारे यूपी का स्थान चौथा हो जाता है। क्लियर? आगे की बात, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 आपका लाया गया, इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। बेसिक अगर देखा जाए तो जो 2021 का पेपर हुआ था उसमें यही क्वेश्चन आपसे सीधे पूछा गया। रजनीश तिवारी, संदीप कुमार, अंकिता, आपके कई सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं। एक काम जरूर करिएगा कि इस सेशन को अपने दोस्तों मित्रों के पास पहुंचाने के लिए खास करके लाइक करते हुए साझा भी कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं आपकी दिन प्रतिदिन की होने वाली जो रचनाओं के ऊपर आधारित एक विशेष सेशन देखे मिलता है वो पूरी तरीके से आपको यहीं इसी चैनल के माध्यम से देख मिलता है। तो क्रम की जब बात की जाए तो आपकी श्रृंखला बड़े अच्छे तरीके से चल रही है और आप भी जानते हैं आप सबका प्यार, आप सबका सहयोग दिन प्रतिदिन एक नई नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। तो हमें भी लगता है कि हमारा भी एक निस्वार्थ मन, एक निस्वार्थ स्वभाव जो आप सबके लिए पूरी तरीके से तत्पर रहता है, उसके लिए हम यहाँ पर आपके जुड़े हुए हैं। आर एसटीडी कैंपस आपको ढूंढते ढूंढते थक गए क्या करें गुरु, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है कि हमारे पास कोई ऐसा माध्यम था नहीं, ना हम बहुत चर्चित वाले चेहरे हैं, ठीक है, जिसको कहीं मतलब लाइमलाइट में रखा जाए। और अच्छा, एक ऐसी प्रवृत्ति भी हमारी है कि हम थोड़ा सा सामाजिक पहलू से दूरी बना के रखते हैं कि ये करे होते, ये वीडियो बना देते, ये कैसे नहीं, हमें ये पसंद नहीं आता है। ठीक है, अच्छी बात है, एक लंबे समय तक एक जुड़े हुआ रहा और उसके बाद वहाँ पे छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो अगर ऐसा कुछ किए होते तो आपको पता चलता, लेकिन हम उन सब चीज़ों से चूंकि दूर रहें तो शायद हमें लगता है थोड़ी सी क्लिष्टता आपको हुई। तो यही अब बार बार आपसे कहना होगा कि अब आप पहुंच चुके हैं
तो ऐसा ना हो कि आपके जानने वाले कोई ऐसे हों जो नहीं पहुंचे हैं, कम से कम उन तो क्या कीजिए, इस क्लास को साझा कर दीजिए ताकि वह लोग भी क्या करें, यहाँ पर पहुंच जाएं आसानी से। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, कल्याण विधेयक 2021। एक्चुअली आप भी जानते हैं 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, अपने यहाँ पे खासा आप जानते हैं, इसको हम लोग जनसंख्या दिवस के रूप में जानते हैं। किस रूप में, आज हम इसको जनसंख्या दिवस के रूप में जानते हैं। और इसी जनसंख्या दिवस की जब बात की जाए तो इसी जनसंख्या दिवस पे हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में क्या होता है, खास करके एक नाम देख मिलता है किसके रूप में, जब हम बात करते हैं किसके रूप में, इस जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य हमने क्या किया, हमने अपने यहाँ पर एक कह सकते हो कि जनसंख्या नीति को लागू किया। और इस जनसंख्या नीति की जब बात की जाए तो इस जनसंख्या नीति के माध्यम से क्या होता है, इस जनसंख्या नीति के माध्यम से क्या होता है, हम एक विधेयक को तैयार करते हैं और उसी विधेयक से माध्यम से क्या होता है, हमारे यहाँ पर कुछ विशेष बातें तय की जाती हैं। जैसा कि आपने पीछे सुना भी होगा कि अगर किसी व्यक्ति के पास 2 के बाद तीसरी मतलब 1 के बाद दूसरी मेहरुआ आ गई तो उसे सरकारी नौकरी में लाभ नहीं मिलेगा, बच्चे की संख्या 2 से ज़्यादा हो जाएगी तो उसको लाभ नहीं दिया जाएगा, भत्ते वगैरह का कुल अलग अलग आधार रखा गया था। लेकिन मुख्य लक्ष्य जो था वो हमारे यहाँ पर खास करके आप भी जानते हैं, जन्म दर की बात करें या मृत्यु दर की बात करें तो उन सबको टारगेट करके रखा गया। और इस परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया कि इस विधेयक का पूरा लक्ष्य है कि 2026 तक हमें क्या करना है, जन्म दर को 2.1 प्रति हजार तक करना है, उससे भी कम कर देना है। और वर्तमान में राज्य की जो प्रजनन दर है वो कितनी है, वो 2.7% है। और इस परिप्रेक्ष्य में इसका उत्तर सही जवाब क्या होगा, तो इसका नाम हमें देख मिलता है किस परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के लिए। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक की जब बात की जाए तो उसके परिप्रेक्ष्य में क्या एक सही जवाब आपका हो जाएगा। तो खासा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों चीजें उलट है और इसी कारण से जवाब क्या होगा, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो इस कारण से इसका जो सही जवाब होगा वो तो हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। किसके रूप में, हमारे यहाँ पर जनसंख्या की जब बात की जाए तो जनसंख्या के लिए ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, हमें इसको 2.7 तक करना है। खास करके अगर देखा जाए तो इसको क्या करना है, और भी कम करने की जरूरत है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि भारत की जनगणना 2011 है, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर ऐसा है जो मिलियन शहर के रूप में नहीं जाना जाता है। मिलियन शहर मतलब आप समझिएगा, 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन की जब बात की जाए तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर कई बार आपने पढ़ा भी होगा, खास करके जब हम बात करते हैं किसको आधारित करते हुए, कि हमारे यहाँ पर ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, तो 10 लाख ही जनसंख्या की जब बात की जाए तो 10 लाख जनसंख्या वाले नगर की जब बात की जाए तो जनसंख्या नगर की जो संकल्पना है हमारी यूपी में कितनी है, तो 10 लाख की जनसंख्या की जब बात की जाए तो नगर जो है, अगर हम नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की संख्या जो है वो आपको 7 दिख मिलती है। तो हमारी यूपी में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 7 नगर निगम है, जबकि हमारी ही यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में जो जिलों की संख्या है, तो जिलों की संख्या कितनी है, तो जिलों की संख्या कुल 12 है। तो यूपी में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली संख्या के रूप में जो जिले हैं वो आपके 12 हैं। और नगर निगम की जब बात की जाए तो नगर निगम की संख्या कितनी है, 7 है। ये कहां से हमें पता चलता है, 2011 की जो गणना है, 2011 की जो गणना है उसमें इस बात को बताया गया है। 2011 की गणना बताती है जो उस टाइम पे आयोजित हुई थी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, 2011 की गणना जब आयोजित की गई थी तो उस टाइम पे यूपी में केवल 71 जिले थे, तब 75 जिले नहीं थे, तब 71 जिले थे। और उसके आधार पे 10 मिलियन की मतलब 1 मिलियन की संख्या, 10 लाख की जनसंख्या के आधार पे 7 नगर निगम हमें दिख मिलते हैं और 12 जिले आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा लोकेशन है जो इसमें आपका शामिल नहीं होता है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संदर्भ हमें देखने को मिलता है। इस संदर्भ की जब बात की जाए तो इस संदर्भ को हम किस परिप्रेक्ष्य में आपके देख पाते हैं, खास करके अगर देखा जाए तो इसका नाम हमें देखने को मिलता है। तो यहां पे क्या जवाब होगा, यहां पे खासा ध्यान रखिएगा आपका मुरादाबाद। आज मुरादाबाद की जब बात की जाए तो मुरादाबाद हमारे यहाँ पे क्या है, मिलियन शहर के रूप में नहीं जाना जाता है, क्योंकि मुरादाबाद की जब बात की जाए, मुरादाबाद जिला जो है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, मुरादाबाद जो जिला है ना, ये पूरी तरीके से 10 लाख के जिले में आता है। लेकिन नगर निगम की जब बात की जाए, चूंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पे नगर के बारे में पूछा है, शहर के बारे में पूछा है, तो शहर की जब बात की जाए तो शहर के मामले में आगरा की जनसंख्या ज्यादा है, फिर आपका मेरठ की जनसंख्या ज्यादा है। इवन प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज शहर में भी ज्यादा लोग निवास करते हैं, लेकिन मुरादाबाद शहर में इतनी संख्या नहीं निवास करती है।
हाँ, अब भले हो गई हो 10 साल के बाद, लेकिन अभी मुरादाबाद जिले की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या के लिए है, क्योंकि आप भी जानते हैं प्रधानमंत्री गए आज लखनऊ, हमने कल बताया था, तो प्रयागराज में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। लेकिन प्रयागराज जिले के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो प्रयागराज के बाद आपका मुरादाबाद आता है। तो मुरादाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या आपके निवास करती है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मुरादाबाद जिला जो है उसमें ज्यादा जनसंख्या है, नगर में ज्यादा जनसंख्या नहीं है। शब्दों के अंतर को समझिएगा। यहाँ पे बात की जा रही कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल की जब बात की जाए तो आज कार्यबल का परसेंटेज जो है वह कितना आपको देखने को मिलता है। ये प्रमुख रूप से 18.8%, 23.7%, 30.2% या फिर आपके 31.2%। इसकी संख्या की जब बात की जाए तो इसकी संख्या हमें प्रमुख रूप से देखने को मिल जाती है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में कार्यबल, एक्चुअली कार्यबल का संदर्भ यूं ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा एक होती है आश्रित जनसंख्या, आश्रित जनसंख्या। आश्रित जनसंख्या जो दो होती है वो आपको देख मिलती है। एक नाम आपने सुना होगा खास करके 0 से 14 वर्ष के बच्चे। 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो किस पे आश्रित होते हैं, तो वो अपने मम्मी पापा पे आश्रित होते हैं और मम्मी पापा इनका पूरा पूरा ख्याल भी रखते हैं। और एक जो संख्या होती है वो कौन सी होती है, तो 60 वर्ष से ऊपर की होती है, जिसमें आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं माता पिता वो क्या होते हैं, अपने बच्चों के ऊपर आश्रित होते हैं। तो ये तो होती है जनसंख्या आश्रित। लेकिन एक जनसंख्या जो होती है जो खास करके आपने सुना होगा 15 से लेकर के 59 वर्ष, ये क्या होती है, ये पूरी तरीके से आपने सुना होगा युवा जनसंख्या होती है, कार्यशील जनसंख्या होती है। और कार्यशील जनसंख्या का पर्याय क्या होता है कि ये लोग किसी न किसी एक उद्यम से जुड़े होते हैं और इनकी संकल्पना होती है कि इनकम का स्रोत ये करते रहते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि अगर हम कुल जनसंख्या की बात करें, कुल जनसंख्या मतलब यही 19,98,12,341, तो इस पूरी संख्या में यह संख्या कितनी है, क्योंकि आप भी जानते हैं इस जनसंख्या में कौन है, बुजुर्ग भी शामिल है। इस जनसंख्या में कौन शामिल है, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। इस बच्चों के अलावा आप कह सकते हो इसमें ही आपकी कुछ ऐसी महिलाएं हैं, कुछ आपके दिव्यांग हैं, अगर इन सब की बात की जाए तो ये शामिल है। तो ये तो कार्यबल में आते नहीं है, कार्यबल में केवल आपके वही युवा आएंगे। और युवा की जब बात की जाए तो इनकी कुल संख्या क्या होती है, करीब करीब 23.7%। तो 23.7% की जब बात की जाए तो ये हमारी यूपी की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार हमें देख मिलती है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में अगरिया जनजाति, आज अंगरिया जनजाति की जब बात की जाए तो ये कहां पर निवास करती है, अंगरिया जनजाति की जब बात की जाए तो यह यूपी में कहां पर निवास करती है। बेसिक अगर देखा जाए तो यह प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है। अगरिया जनजाति की जब बात की जाए तो यह हमारी यूपी में कहां निवास करती है, गाजियाबाद, मिर्जापुर, गाजीपुर या फिर आपके सोनभद्र। देखिए सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा, यूथ एज 18 से 29 हो गया। हाँ देखिए इसमें हमारे यहाँ पर जो एज की बात की जाती है ना, वो एज इस आधार पे निश्चित किया जाता है। एक तो ये आपने देखा होगा, एक हमारे सनातन परंपरा में आपने 4 वो सुने होंगे, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें एक होता है जहाँ पे बच्चा होता है 25 साल तक की उम्र को, 25 साल से 50 साल तक की उम्र जो होती है वो आप कह सकते हो कि युवा अवस्था का माना जाता है। युवा के बाद 50 से लेकर के 75 तक गृहस्थ आश्रम माना जाता है, और गृहस्थ के बाद फिर क्या हो जाता है 75 से लेकर के 100, उसे हम वानप्रस्थ मानते हैं। लेकिन ये तो जब 100 साल की समय सीमा रहती थी तब उस टाइम माना जाता था। अब तो धीरे धीरे आप कह सकते हो कि गांव का कोई भी व्यक्ति जो 100 साल जीता हो 50-60 साल में ही डेथ हो जाती है। और पढ़ाई लिखाई के स्तर में भी और जीवन शैली में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। जहाँ पे गृहस्थ की बात करें या फिर जो चीज़ें बात करें वो लगभग परिवर्तित हो गए। बहरहाल उन सब चीज़ों के इतर अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमारे अलग अलग संदर्भ आपको दिख मिलते थे। तो अगरिया जनजाति की जब बात की जाए तो ये कहाँ से, देखिए सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा जनजाति। आज जनजाति की जब बात की जाए तो जनजाति की कुल संख्या क्या है, कुल संख्या की जब बात की जाए तो कुल संख्या ध्यान रखिएगा, आप भी जानते हैं हमारी यूपी में कुल 12 जनजातियां पाई जाती हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आप भी जानते हैं कि 12 जनजातियों के परिप्रेक्ष्य में खास करके आपने सुना होगा कि इनमें जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा की जब बात की जाए तो सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे पाई जाती है थारू जनजाति। थारू जनजाति की जब बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा आपके पाई जाती है। थारू के बाद फिर बिंदु आता है कौन सा, यहाँ पे बात आता है कि सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पे निवास करती है, तो सबसे ज्यादा जो निवास करती है ये जरूर ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी में सोनभद्र नाम का जिला आपने सुना होगा जहाँ पे सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती है। सबसे कम कहाँ पे निवास करती है, तो ये आपके निवास करती है, आपने नाम भी सुना होगा बागपत के बारे में, तो बागपत में सबसे कम आपके निवास करती है। अच्छा 2 लोकेशन ध्यान रखिएगा, खास करके हमारे यहाँ पर जालौन और अयोध्या, जालौन और अयोध्या
क्योंकि जलौन और अयोध्या की जब बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। जलौन और अयोध्या की जब बात की जाए तो यहाँ पर कोई जनजाति नहीं पाई जाती है, इस चीज को भी खासा ध्यान रखिएगा। और हमारे यहाँ पर जब हम बात करें किसको लेकर के, अगरिया, तो अगरिया जनजाति का संबंध कहाँ से होगा, तो चूंकि अब यहाँ पर और भी कोई लोकेशन ऐसा नहीं है जहाँ पे जनजाति निवास करती है, सोनभद्र में चूंकि जनजाति निवास करती है तो सोनभद्र में आपकी अंगरिया जनजाति भी निवास करती है। तो सबसे अधिक मात्रा में अंगरिया की जब बात की जाए तो ये कहाँ पर, आपके सोनभद्र नाम के जिले में निवास करती है। कहा जा रहा है पहरिया जनजाति, आज पहरिया की जब बात की जाए तो ये कहाँ निवास करती है, जिस तरीके से अंगरिया जनजाति है उसी तरीके से हमारे यहाँ पर पहरिया जनजाति, पहरिया की जब बात की जाए तो पहरिया हमारी यूपी में निवास करती हैं। आज अगर इनकी बात की जाए तो इनका संबंध हमें बेसिक देखने को मिलता है। और एक चीज और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो एक नैतिक कार्य करते हुए इस सेशन को लाइक करते हुए अपने उन दोस्तों मित्रों के पास साझा कर दिएगा जो अभी किसी कारण से इस सेशन में नहीं जुड़े हैं, कहीं इधर उधर व्यस्त हैं, कहीं इधर उधर भटक रहे हैं, ठीक है। तो उन तक भी क्या करेगा, इस सेशन को पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी आप लोग रखिएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने उन दोस्तों मित्रों के पास इस सेशन को साझा भी कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात करें, यहाँ पे बात करें अगरिया के बाद पहरिया जनजाति। आज पहरिया की जब बात की जाए तो ये कहाँ संबंधित है, बहराइच में, ललितपुर में, पीलीभीत में या फिर आपके सोनभद्र में। बिंदु की जब बात की जाए तो इसका संबंध कहाँ से होता है, हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में इसका संबंध प्रमुख रूप से ये कहां से संबंधित है, तो जैसा कि अभी हमने बताया जनजातियों के रूप में, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा यही सोनभद्र नाम का जिला, सोनभद्र नाम के जिले की जब बात की जाए तो यहाँ से इसका नाम प्रमुख रूप से। वैसे सोनभद्र में एक नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है खैरवार, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं खरवार। खैरवार या खरवार जनजाति की जब बात की जाए तो उसके बारे में खासा ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे निवास करती है और यहाँ पर एक नृत्य होता है कर्मा नृत्य, तो कर्मा नृत्य का इनके द्वारा क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। बेसिकली अगर देखा जाए खरवार या खैरवार की जब बात की जाए तो इसका नाम खासा ध्यान रखिएगा। बताया जाता है कि खैर नाम का एक पौधा जो होता था, खैर जिससे हम कत्था प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो कत्था का ये क्या करते थे, निर्माण करते थे और इसी का ये लोग व्यापार करते थे, तो इसी से इनका नाम क्या हो जाता है, खैरवार या खरवार हो जाता है। बेसिक अगर देखा जाए तो पहरिया के परिपेक्ष के अलावा अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में एक बिंदु ध्यान रखिएगा, जनजातियों के लिए कई बार यह बिंदु पूछा जाता है। पहली बात तो ये, हमारे यहाँ पर जनजातियों की घोषणा कब की गई, तो 1967 के समय काल को ध्यान रखिएगा, जब राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया, खास करके 5 जनजातियों को, मतलब 5 जाति को जनजाति का दर्जा दिया था। तो यूपी में हमारे यहाँ पर पहली बार 5 जाति क्या हो जाती है, जनजाति के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन सीन क्या हो जाता है कि 2000 में फिर उत्तराखंड नाम का एक नया राज्य बनता है, तो उत्तराखंड बनने की वजह से ये चूंकि जनजाति आप भी जानते हैं किसी गांव देहात में तो रहती नहीं है, ये अधिकतर मात्रा में मुख्य लोकेशन से अलग रहती हैं, मतलब कहीं पहाड़ी क्षेत्र में या कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ से मुख्य लोकेशन का कोई संबंध ना हो। तो पहाड़ी क्षेत्र जो है वो तो आज उत्तराखंड में अधिक मात्रा में है, तो ये उत्तराखंड में अधिक मात्रा में जनजातियां पाई जाती हैं। हमारे यहाँ पर केवल बचता है इन 5 जनजातियों में, एक नाम होता है थारू और एक नाम होता है बुक्सा। तो थारू और बुक्सा ये केवल 2 जनजातियां क्या होती हैं, यहाँ पे बचती हैं। तो फिर हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या किया गया, 2003 में आपकी 10 नई जातियों को ऐड कर दिया गया। तो 10 नई यहाँ पर ऐड हुई और 2 पहले से आपकी विद्यमान थी, तो इस दशा में क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पर कुल जनजातियों की जब बात की जाए तो कुल आपके यूपी में 12 जनजातियां पाई जाती हैं। कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाती हैं, 12 जनजातियां पाई जाती हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जनजातियों के बारे में कई बार आपसे कंफ्यूजन देता है कि हमारी यूपी की सबसे बड़ी जनजाति समूह, सबसे बड़ी जनजाति की जब बात की जाए तो सबसे बड़ी जनजाति समूह का जो नाम है वह किस रूप में जाना जाता है, तो वह खासा ध्यान रखिएगा, यह नाम होता है आपके थारू के रूप में, ठीक है। तो थारू जनजाति की जब बात की जाए तो यह यूपी की सबसे बड़ी जनजाति समूह मानी जाती है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर इससे पहले जो थी वो गोंड हुआ करती थी, लेकिन हमने बताया ना कि उत्तराखंड के बंटवारे के बाद उत्तराखंड में जातियां चली गई, तो गोंड उत्तराखंड में चली गई, तो बची कौन, हमारे यहाँ पर थारू। तो आज थारू की जब बात की जाए तो थारू हमारी यूपी की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। और थारू का संबंध किससे है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये बताया जाता है कि जो थार का रेगिस्तान है, ठीक है, बताया जाता है कि थार के रेगिस्तान में रहने वाले घुमंतु प्रकार के एक व्यक्ति थे जो आकर के गोरखपुर के तराई वाले रीजन में बस जाते हैं और वहीं से इनका संबंध आपको देख मिलता है, ठीक है। तो थारू का संबंध ध्यान रखिएगा, सोनभद्र का नाम ध्यान रखिएगा जहां पे पहरिया जनजाति है। उत्तर प्रदेश में जनजातियों की जब बात की जाए तो जनजातियों में कौन सी जनजाति ऐसी है जो बहुविवाह व्यवस्था को क्या करता है, आचरित करता है, मतलब उसको धारित करता है। बहुविवाह प्रथा की जब बात की जाए तो यह किसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है,
बहु विवाह की जब बात की जाए तो बहु विवाह प्रथा ये हमें देख मिलती है जौनसारी, राजी, भोक्सा या फिर आपकी कोरवा। वैसे विवाह पद्धति की जब बात की जाए तो विवाह पद्धति कुछ एक जनजातियों में खासा ध्यान रखिएगा, जैसे थारू जनजाति। थारू जनजाति की जब बात की जाए तो थारू जनजाति में एक विवाह काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपने सुना होगा किसके रूप में, जब हम बात करते हैं विधवा विवाह। विधवा विवाह, विधवा विवाह जो है वो थारू जनजातियों में पहले से थी। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात थी, अगर देखा जाए तो यही तो बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे आप भी जानते हैं विधवाओं को क्या किया जाता था, जैसे पति की डेथ होती थी जिंदा ले जाकर के चिता पे जला दिया जाता था। कितनी, मतलब कह सकते हो कि लोगों के हृदय कितने पत्थर रहते होते थे कि महिला को ले जाकर जलती चिता पे रख देते थे। बाप रे बाप, सोच करके भी हृदय तल पूरी तरीके से द्रवित हो जाता है। बहरहाल, तो यहाँ पर इस लोकेशन की जब बात की, इस जनजाति में, तो ये लोग विधवाओं को जलाते नहीं थे, उनको सती नहीं करते थे, बल्कि उनका रीमैरिज कर देते थे। तो कितनी माननीय संकल्पना थी इनके बीच में, खास करके थारू के बीच, कि इनके यहाँ पे विधवा विवाह ऑलरेडी होता था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये विवाह करते थे तो ऐसे नॉर्मल टाइप से करते थे, विवाह करते थे तो बहुत खुश होते थे, और उस टाइम पे कह सकते हो कि बहुत लंबा चौड़ा खाने पीने का आइटम रखा जाता था, जिसको नाम भी दिया जाता था लठ भरवा भोज। जैसे आपने सुना भी होगा, हमारे यहाँ पर कहा जाता ना कि छाक के खा लीजिए, दबा के खा लीजिए, तो यहाँ पे भी लठ भरवा भोज आपको भी मिलता था, मतलब खूब आप कह सकते हो खाने की बात करें। ठीक है, बेसिक अगर देखा जाए तो यहाँ पर नाम ध्यान रखिएगा, लठ भरवा भोज विधवा विवाह के रूप में आपको देख मिलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सामान्य जो विवाह होता है, सामान्य विवाह में जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, लड़की की दिखाई और उसके बाद विवाह को पक्का किया जाता है, तो उस पक्के विवाह की संकल्पना को हम लोग क्या कहते हैं, पक्की पोढ़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्की पोढ़ी कहा जाता है। पक्की पोढ़ी का मतलब एक तरीके से कह सकते हो विवाह का पुख्ता हो जाना, यह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो पक्की पोढ़ी की संकल्पना आपको देखने को मिल जाती है विवाह के अंतर्गत। हालांकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो अब बात आती है बहु विवाह प्रथा का संदर्भ कहाँ से है, तो बहु विवाह के बारे में ध्यान रखिएगा। ये जो जौनसारी जनजाति है वो इसके परिप्रेक्ष्य में क्या करती है, यहाँ पर इसका विवाह का आयोजन करती है। वैसे थारू जनजाति के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहाँ पर हिंदू जाति के संबंधित जितने त्यौहार होते हैं उनका आयोजन करती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हो कि इनके माध्यम से एक त्यौहार होता है जिसका नाम है बजहर। बजहर नाम का त्यौहार। बजहर के अलावा अगर देखा जाए तो हिंदू के परिप्रेक्ष्य में जैसे राखी है, होली है, इन सब त्योहारों की जब बात की जाए तो हिंदू त्यौहार को ये भरपूर रूप में क्या करते हैं, आयोजन करते हैं। इनके यहाँ पर एक त्यौहार जरूर ध्यान रखिएगा, दीपावली। दीपावली की जब बात की जाए तो दीपावली को ये लोग क्या मानते हैं, दीपावली को शोक के रूप में आयोजित करते हैं, और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, दीपावली को शोक। दीपावली को शोक इस कारण से हम कह सकते हैं क्योंकि आप भी जानते हैं इनका जो लोकेशन है ना, ये थोड़ा सा नेपाल के साथ लगा है, और नेपाल में मिथिला कुमारी का संबंध, माता सीता की जब बात की जाए तो वो नेपाल मिथिला से संबंधित थी। तो थोड़ा सा अगर आप लिंक कर पाए तो आपको भी पता है कि कोई भी जब माता पिता होते हैं तो अपनी बिटिया का जब ब्याह करते हैं तो सदैव आपने देखा है विवाह करने की दशा में वो यही चाहते हैं कि जो भी लड़का हो कम से कम हमसे ज़्यादा समृद्ध हो, कमाने वाला हो, हमारी बिटियों को सुख रखे। और लड़की की भी मान्यता होती है कि पति के साथ ही क्या है, उसका स्वर्ग है और उसी के साथ निवास करती है। माता पिता की यही संस्कार देखने मिलते हैं। तो सीधे शब्द में आप कह सकते हो मिथिला कुमारी का विवाह होता है भगवान राम के साथ। भगवान राम बहुत अच्छी तरीके से उनको ध्वंस स्वयंवर वगैरह के अंतर्गत शादी ब्याह हो जाता है, और फिर जब लेकर के अयोध्या आते हैं तो आपने देखा कि किस पर्याय में उनका वनवास होता है। लेकिन वनवास होने में भी एक अच्छी बात रही कि यहाँ पर माता सीता ने उनका साथ नहीं छोड़ा। मतलब हम कह सकते हैं कि जब बताया गया कि हमारी परंपरा में ये है कि महिला का जो पति है उसी उसी का देवता है, उसे उसके सुख दुख में साथ रहना चाहिए, तो ये बात पहले चरण में अच्छी रही और इस कारण से इसमें कोई दुख नहीं था, तो ये बात अच्छी रही। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब वनवास के बाद ये लोग वापस आते हैं, अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर भगवान राम तो राजा बन जाते हैं, लेकिन पत्नी को क्या करते हैं, जंगल भेज देते हैं। ये किसी से सहन नहीं होगा, किसी भी माता पिता से, कि उसकी लड़की दुख भोगे और उसका जो खास करके दामाद है वो सुख भोगे, ये कोई नहीं चाहेगा। ऐसे विच्छेदन को कोई नहीं चाहता है। तो इन लोगों का मानना है कि भाई थे कोई, चलो जल चले गए थे ना, अच्छी बात थी, कम से कम साथ तो रह रहे थे, पति पत्नी का प्रेम तो बना था। ये जंगल से आने के बाद की घटना होती है। तो जंगल से आने के संदर्भ में हमने देखा था कि पूरे अयोध्यावासी घी के दिए जलाए थे। दीपावली नाम के त्योहार की शुरुआत यहीं से हुई।
तो इन्होंने कहा कि ये ऐसी दीपावली किस लिए जहां से हमारी बिटिया का दुर्दन चालू हो जाता है। तो इसी कारण से यहाँ पर क्या होता है, ये लोग इस दीपावली को क्या करते हैं, शोक के रूप में आयोजित करते हैं। कोई अन्यथा ना होता है, बस यही एक कारण होता है कि जहां पर लोग क्या करते हैं उसको खुशी का त्योहार मानते हैं, यह लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि जंगल में रहते ठीक रहता है, कम से कम हमारी बिटिया हमारे दामाद के साथ रहती। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आती है लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन हमारी बिटिया का तो विच्छेदन हो जा रहा है। तो इसी कारण से दीपावली को ये लोग शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे की बात करें तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वह किस जनजाति की पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या का जो एक आधार है वह किस जाति की देख मिलती है, थारू, गोंड, खैरवार या फिर चेरो। अभी हमने बताया गोंड जो थी वो पूर्व में थी, कई सारी किताबों में आपको यही आपको अभी भी देख मिलता है, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। गोंड की संकल्पना आज हमारे यहाँ पर नहीं है। अब कौन सी है, तो जब हमारे यहाँ पर कुल 12 जनजातियों की बात करें तो कुल 12 जनजातियों के अंतर्गत खास करके हमारे यहाँ पर थारू जनजाति का नाम ध्यान रखिएगा। थारू जनजाति क्या है, आज सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। बताया जाता है कि जो थार का रेगिस्तान है, थार के रेगिस्तान में रहने वाले यह घुमंतु प्रवृत्ति के व्यक्ति हुआ करते थे। किस प्रकार के घुमंतु प्रवृत्ति के व्यक्ति हुआ करते थे, लोग आकर के कहां पर, आपके तराई रीजन में बस गए। और तराई क्षेत्र की जब बात की जाए तो तराई क्षेत्र में आपने देखा भी होगा खास करके जो गोरखपुर का रीजन है, तो गोरखपुर रीजन में इनकी अच्छी खासी संख्या आपको देखने को मिल जाती है। बेसिक अगर देखा जाए तो इनके परिपेक्ष एक नाम और ध्यान रखिएगा, अभी इनके द्वारा कुछ नए नए कारनामे किए गए हैं। जैसे इनके लिए सरकार के परिपेक्ष अगर देखा जाए तो इनके द्वारा खुद के लिए अपना एक निजी बैंक स्थापित किया गया। कहां पर, आपके बहराइच में। बहराइच में इन्होंने खुद के लिए क्या किया, निजी बैंक स्थापित किया। सरकार के सहयोग से इनके लिए क्या चल रही है, होम स्टे योजना चलाई जा रही है। ये कहां चलाई जा रही है, तो ये भी आपके इसी बहराइच के अंदर चलाई जा रही है। कहां पर, बहराइच के अंदर। इवन इनके लिए अगर देखा जाए तो एक सरकार के ही सहयोग से जनजाति संग्रहालय स्थापित किया गया है। जनजाति संग्रहालय कहां पर, यह आपके बलरामपुर जिले में स्थापित किया गया है। कहां पर, बलरामपुर जिले की जब बात की जाए तो बलरामपुर जिले में इनके लिए एक संग्रहालय की स्थापना करी गई है। और नाम की जब बात की जाए तो इनके परिपेक्ष एक नाम और ध्यान रखिएगा, खास करके आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर जनजातियों के लिए 2 अक्टूबर सन 1980, क्या कहते हैं, 2 अक्टूबर 1980 अगर इस टाइम की बात की जाए तो इस टाइम पे क्या किया गया था, हमारी सरकार के द्वारा थारू के विकास के लिए थारू विकास परियोजना का भी शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो थारू विकास परियोजना की जब बात की जाए तो थारू विकास परियोजना का भी नाम ध्यान रखिएगा, ये सरकार के द्वारा क्या किया गया है, 2 अक्टूबर 1980 को चालू किया गया है। ठीक है, हाँ, बहराइच की जब बात की जाए तो काफी पिछड़ा जिला, क्योंकि ये थोड़ा सा नेपाल के साथ लग जाता है। एक्चुअली की सीन होता है, सरकार का ये मानना होता है ये बॉर्डर एरिया वाले क्षेत्र होते हैं, तो बॉर्डर एरिया वाले क्षेत्र को सरकार इस कारण से नहीं डेवलप करती है क्योंकि हमारे यहाँ के लोग तो लाभ लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो पड़ोसी होगा ना वो वहां से आकर के यहाँ पर इसका लाभ ले लेगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर 1 रुपए की पर्ची कटाने पर लोगों को फ्री दवाई, फ्री अस्पताल का सुख, पढ़ाई लिखाई सब मिल जा रहा है। अब यहाँ तो वेरीफाई किया नहीं जाता कि अपना आधार नंबर दिखाइए, ये करिए वो करिए। तो कोई नेपाल का व्यक्ति है, नेपाल पे 150 रुपए में खांसी की दवाई मिल रही है, वो वहां से साइकिल चलाता आएगा अस्पताल में, ये भैया एक पर्ची काट दीजिए और आकर के दवाई लेके चला जाएगा। तो बॉर्डर एरिया में इसी कारण से थोड़ा सा डेवलपमेंट बहुत निगेटिव रखा जाता है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि लोग तो लोग हैं आखिर, चाहे वो बॉर्डर एरिया के हों चाहे कहीं के हों। अगर फिजिकल बॉर्डर नहीं है तो उसके लिए उनकी क्या गलती, लेकिन फिर भी सरकार क्या करती है उसको थोड़ा सा अनफ्लिक्ट जोन में रखती है, मतलब कह सकते हो उनका कोई विशेष डेवलपमेंट नहीं होता। बहरहाल कहा जा रहा है कि 2011 के अंतरिम आंकड़ों की जब बात की जाए तो उस आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित कथनों में एक कथन कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित आंकड़ों की जब बात की जाए तो कौन सा एक आंकड़ा यहां पर आपका सही नहीं है। बिल्कुल कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% लोग जो है वो शहरी क्षेत्र में रहता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है, या फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, या फिर कवाल नगर जिसको हम 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों के रूप में जानते हैं, यह इस श्रेणी में आते हैं। ये आपके आरो यारों में देखने को मिलता है। नेपाल में पेट्रोल सस्ता है, हाँ वो एक्चुअली सीन हो जाता है ना कि वहां पे जीएसटी नहीं लगती है, उसका सीन होता है। देखिए सरकार के जो टैक्स स्लैब होते हैं वो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे आपने एप्पल नाम के मोबाइल का नाम सुना है, एप्पल नाम की मोबाइल हमारे भारत देश में कितनी महंगी होती है, आपके चाइना में इसका अलग रेट है, इंग्लैंड में अलग रेट है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं सऊदी अरब से भैया इतनी टॉप मोबाइल ले आया है, नहीं तो वो सोने का जो चैन होता है लोग वहां से बनवा के ले आते हैं, क्योंकि सरकार के अलग अलग टैक्स स्लैब होते हैं। तो क्रूड ऑयल पे हमारे सरकार के द्वारा अच्छा खासा टैक्स लिया जाता है ना, तो वहाँ पर इस टैक्स को कम रखा जाता है। हालांकि इतना भी सस्ता नहीं है वहाँ पे। अगर हम आज के 5 साल के पहले की बात करें तो हमारे यहाँ पर सिलेंडर 500-700 रुपये में मिलता था, वहाँ तभी 1600-1700 रुपये में मिलता था।
हालांकि आप भी जानते हैं कि हमारे रुपए की वैल्यू नेपाल में 1.6 हो जाती है, मतलब अगर हमारा 1000 रुपया है तो वहाँ पे 1600 रुपया होता है। लेकिन फिर भी औसतन अगर देखा जाए तो वहाँ पर महंगाई चीज़ें देख मिलती हैं। हाँ, एक चीज़ जरूर हमें देख मिलता है, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी है, कई बार हम गए हैं, फैशन में कोई कमी नहीं है। ठीक है, वो गांव की एक कहावत है ना कि बाप गोड़े गन्ना बेटवा राजेश खन्ना। तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि नेपाल के लोग जो हैं वो फैशन के मामले में कमी नहीं है। भले गरीब हैं, पैसा नहीं है उनके पास, लेकिन वो ससुरा काने में इतना बड़ा बड़ा बाली पहन लेंगे, बढ़न बढ़न बाल रखा लेंगे। हमने स्प्लेंडर नाम की मोबाइल वहाँ नहीं देखी, मतलब जो स्प्लेंडर हमारे यहाँ चलती ना गाँव देहात में बाइक, वो नहीं दिखी। पल्सर से नीचे किसी के पास कुछ था ही नहीं। पल्सर के अलावा जितनी महंगी महंगी गाड़ी आती हैं, वो R15, वो Z5 का दुनिया भर का आता नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, गाड़ी महंगी महंगी गाड़ी, मतलब शौक में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। फटे फटे कपड़े पहने होते हैं दुनिया भर का ऑर्नामेंट इस्तेमाल करते हुए, वो इस मामले में आगे रहते हैं। हमारे यहाँ के लोग क्या करते हैं, खीसा में पैसा दबा के रखते हैं, पैसा खर्च नहीं करते हैं। वहाँ पे जितना भी है, भले महंगाई है कोई दिक्कत ना, खाएंगे तो बाहर होटल में खाना खाएंगे, घर पे खाना नहीं खाएंगे। बहरहाल, जनगणना के अंतरिम आंकड़ों की जब बात की जाए तो उसके अनुसार क्या होता है, उत्तर प्रदेश में कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है। कथन की जब बात की जाए तो कथन का संदर्भ हमें देखने को मिलता है। आज कथन की जब बात की जाए तो उस कथन का संदर्भ हमें देखने को मिलता है। कौन सा कथन यहां पे सही नहीं है, कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है। तो सीधे शब्दों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 25% से भी कम क्षेत्र आपके शहरी क्षेत्र में रहता है। ये तो बिल्कुल सत्य बात है। क्यों? क्योंकि हमने पीछे देखा है हमारे यूपी में करीब 22% लोग क्या होते हैं, शहरी क्षेत्र में रहते हैं। तो 25% से भी कम लोग आपके शहर में रहते हैं। इलाहाबाद की जब बात की जाए तो इलाहाबाद सबसे ज्यादा जनसंख्या धारित करती है, ये बात भी सत्य है अपने आप में। कवाल नगर किसे कहते हैं, तो कवाल नगर बिल्कुल आपके जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, कवाल नगरों के रूप में रखते हैं। तो फिर बात कौन आई, बात आती है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या अच्छी खासी रहती है। और यहां से आप देख सकते हैं कि 22% लोग केवल शहर में रहते हैं। शहर की जब बात की जाए तो ग्रामीण जनसंख्या 77%। और यूपी को इसी कारण से हम लोग क्या कहते हैं, पिछड़ा राज्य, बीमारू राज्य भी कहते हैं, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में जो लोग आपके रहते हैं वो खास करके गांव में ही रहते हैं। तो गांव की जनसंख्या क्या होती है, यहां पे आपको देखने को मिल जाती है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शहर में लोग रहते हैं, नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित जनजाति में कौन सी जनजाति ऐसी है जो ब्राह्मणों को स्थानों में सबसे ऊंचा स्थान देती है। एक्चुअली हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा जो कास्ट सिस्टम है, खास करके अगर देखा जाए तो उस परंपरा के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और उसके बाद शूद्र, ये 4 कैटेगरी आती है। तो जैसे हमारी परंपराओं में है उसी तरीके से हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो अलग अलग प्रकार की जो जातियाँ हैं, जैसे अभी हमें नहीं पता था लेकिन बहुत दिन पहले की बात है, एक दिन ऐसे बैठे थे तो शायद हमें अपनी चौराहे की बात है, 8-10 साल पहले, तो इतनी हमें नहीं जानकारी थी, सत्य बात है। हमें केवल यही 4 प्रकार की जातियों के बारे में जानकारी थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य होते हैं। और ये जानकारी थी कि जो हिंदू परंपरा है, हिंदू परंपरा में लोहार होते हैं, सुनार होते हैं, नाई होता है, यादव होता है, खास करके आप कह सकते हो कि मल्लाह होते हैं। ये अलग अलग जातियां रहती हैं जो अपने कार्य के आधार पर क्या होती हैं, अपनी जातियों का निर्धारण करती हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जब हम अपने गांव के चौराहे पे बैठे थे तो वहां हमें पता चला कि जिस तरीके से हिंदू कैटेगरी में ऐसे ही अलग अलग आपके कार्य निर्धारण के आधार पर जातियां हैं, सेम इसी पैटर्न को आपके मुस्लिम भी फॉलो करते हैं। मतलब जैसे हिंदू जाति में आपका नाई होता ना, तो आपके मुस्लिम में भी क्या होते हैं, नाई होते हैं। जैसे हिंदू जाति में कोई अलग आपका कह सकते हो कि हमारे ब्राह्मण लोग हो गए, तो आपके मुस्लिम जाति में क्या होते हैं, आप कह सकते हो कि वो जो आप लोग क्या बोलते हैं, जो मौलाना साहब लोग होते हैं। मतलब अलग अलग रेखांकित कार्य शैली को लेकर के आपके अलग अलग वर्ग आपको दिख मिलते हैं। तो वहीं पे अगर देखा जाए तो जनजातियों में भी ऐसी चीजें होती हैं, जो लोग सेवा का कार्य करते हैं, जो लोग रखवाली का कार्य करते हैं, जो लोग पूजा पाठ का कार्य करते हैं। तो उसी पहलू की बात की जा रही है कि अगर हम जनजाति की बात करें तो कौन सी एक ऐसी जनजाति है जिसका संदर्भ खास करके ब्राह्मणों के स्थानों में टॉप लेवल का देख मिलता है। मतलब यहाँ पे ब्राह्मणों को एक अच्छा खासा स्थान दिया जाता है। यह थारू में, पनिका में, बुक्सा में या फिर आपके खरवार में, कहां पर इसका नाम टॉप लेवल पे देखने को मिलता है, किसमें, यह जनजातियों में यह नाम आपको टॉप लेवल पे देख मिलता है। तो खासा ध्यान रखिएगा, पनिका। पनिका की जब बात की जाए तो पनिका नाम की जो जनजाति होती है, अगर इसकी बात की जाए तो ये ब्राह्मणों के परिपेक्ष में टॉप लेवल का संदर्भ होता है। अच्छा, अगर हम थारू की बात करें तो थारू में क्या होता है, थारू में एक नाम आपने सुना होगा, पंचायत का प्रमुख होता है। तो पंचायत का प्रमुख क्या बोला जाता है,
थारू में पंचायत प्रमुख की जब बात की जाए तो इसे नाम देते हैं तकत। क्या बोलते हैं? तकत। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। थारू के पंचायत प्रमुख की जब बात की जाए तो उसे तकत नाम दिया जाता है, जबकि पनिका की जब बात की जाए तो ये ब्राह्मणों का क्या होता है? टॉप लेवल का स्थान होता है। इवन जातियों में ही आपने सुना होगा, कई सारे जातियों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उनमें विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का भी मानने का चलन वगैरह आपको दिख मिलता है। ठीक है, बहरहाल कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जनजातियों में किसकी संख्या आज उत्तर प्रदेश में क्या है? सबसे ज्यादा है। कौन सी जनजाति ऐसी है जो आज हमें उत्तर प्रदेश में क्या होती है? सबसे ज्यादा जनसंख्या के रूप में दिख मिलती है? इनका नाम होता है बनरावत, सहरिया, थारू या फिर आपकी धोरिया। कौन सी जनजाति ऐसी है जिनकी संख्या हमें सबसे ज्यादा दिख मिलती है? आज सबसे ज्यादा जनसंख्या की जब बात की जाए तो यह यूपी में आपको बेसिकली देखने मिलता है, और इस नाम की जब बात की जाए तो इसे किस रूप में जानते हैं? थारू। अभी हमने बताया कि यूपी की जो सबसे बड़ी जाति है उसका नाम क्या है? सबसे बड़ी जाति के रूप में जानी जाती है थारू जाति। इवन अगर देखा जाए तो इनकी संख्या कहां पर निवास करती है? तो ये नाम खासा ध्यान रखिएगा, आपके गोरखपुर रीजन में। गोरखपुर, हालांकि गोरखपुर कम, तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र की जब बात की जाए तो तराई क्षेत्र में क्या होती है? इनकी अच्छी खासी संख्या निवास करती है। अच्छा, बिंदु की जब बात की जाए तो यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा, हमारे ही यूपी के अंतर्गत खास करके जब हम बात करते हैं तो दो नाम, सोनभद्र में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, और सोनभद्र के अलावा बागपत जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। जालौन और अयोध्या का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि जालौन और अयोध्या में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कल जनगणना के बारे में जब हम प्रश्न करा रहे थे तो वहां पे आपको बताया था कि 0.6% जनसंख्या हमारे यहाँ पर 2011 की जनसंख्या के अनुसार क्या होती है? कुल जनसंख्या में जनजातियों की संख्या होती है कितनी? 0.066% कुल जनसंख्या में आपकी जनसंख्या क्या होती है? थारुओं की आती है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित है? कौन सा युग्म ऐसा है जो सुमेलित है? जनजातियों की जब बात की जाए तो भोक्सा बिजनौर में रहते हैं, खरवार ललितपुर में रहते हैं, माहीगीर बहराइच में रहते हैं, या फिर आपके थारू बाराबंकी में रहते हैं। तो कौन सा ऐसा एक बिंदु है जो यहां पर आपका सही सुमेलित है? सही सुमेलन की जब बात की जाए तो उसका संदर्भ किसके रूप में आपको देखने को मिल जाएगा? आज बिंदु की जब बात की जाए तो उसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो खासा युग्मों की जब बात की जाए तो युग्मों के परिपेक्ष में आप कह सकते हो कि हमारे यूपी में एक जाति है जिसका नाम है भोक्सा। भोक्सा या फिर जिसको हम क्या कहते हैं? बुक्सा। तो बुक्सा या फिर भोक्सा की जब बात की जाए तो ये कहां पे रहती है? ये बिजनौर में रहती है। बाकी खरवार या खैरवार की जब बात की जाए तो अभी हमने चर्चा किया था कहां पे? ये सोनभद्र में अधिक मात्रा में पाई जाती है। कहां पे? सोनभद्र की जब बात की जाए तो सोनभद्र में इनकी अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। थारू की जब बात की जाए तो थारू का नाम ध्यान रखिएगा, ये मुख्य रूप से बहराइच, गोरखपुर, मतलब जो तराई का लोकेशन है वहां पे इनकी संख्या पाई जाती है। श्रावस्ती वगैरह की जब बात की जाए तो वहां पर इनकी संख्या पाई जाती है। ठीक है, और माहीगीर की जब बात की जाए तो ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका जो ललितपुर लोकेशन है या फिर आप कह सकते हो कि जो सोनभद्र का लोकेशन है वहां पर इनकी थोड़ी बहुत संख्या पाई जाती है। ठीक है, तो हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में भोक्सा या बुक्सा की जब बात की जाए तो ये कहां पर? ये बिजनौर में आपकी पाई जाती है। बासे बुक्सा, बासे बिजनौर, याद रखिएगा। ठीक है, तो बुक्सा की जब बात की जाए तो ये आपके यहाँ पर बेसिकली पाई जाती है। एक नाम होता है कि कौन सी अनुसूचित जनजाति हमारे बिजनौर जिले में आपके निवास करती है? कौन सी अनुसूचित जनजाति ऐसी है जो आपके कहां पर खास करके कह सकते हो कि आपके बिजनौर में निवास करती है? बिजनौर जिले की जब बात की जाए तो वहां से इनका संबंध आपको देखने को मिलता है। कल वाला सेशन आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? देख लीजिएगा। चाहते चाहते ना चाहते हुए एक अच्छा खासा सेशन आपके साथ साझा हो गया था। करीब करीब मुझे लगता है 2.5 घंटे का सेशन था, और हमने उसमें थ्योरी के अलग अलग पार्ट को कराया था। अगर हम एग्जैक्ट रिकॉल कर पा रहे हैं तो हमने यूपी की पंचायती राज व्यवस्था उसमें देख ली थी, यूपी की जनसंख्या को हमने देख लिया था, यूपी के विधानमंडल की संरचना को हमने देख लिया था, यूपी के प्रशासन को हमने देख लिया था, यूपी के राज्य चिन्ह को हमने देखा था, और फिर यूपी के राज्य प्रतीक के अलावा यूपी के नामकरण को हमने देखा। यूपी के नामकरण के अलावा यूपी की राजधानी को हमने देखा था, और यूपी की एक कह सकते हो कि जो पड़ोसी राज्य होते ना, मतलब हम कह सकते हैं कि जो भौगोलिक एक विस्तार होता है उसको हमने देखा था। मतलब इतनी बिंदुएं हमने देखे थे। क्या क्या देखा था? तो शुद्ध रूप से अगर कहा जाए तो यूपी का भौगोलिक पूरा विवरण हमने देखा था। भौगोलिक विस्तार के अलावा आपके यूपी के पड़ोसियों को हमने देखा था। पड़ोसी राज्य के अलावा अगर देखा जाए तो पड़ोसी के अलावा फिर हमने क्या देखा था? हमने वहां पर यूपी के नामकरण की बात की थी। नामकरण के अलावा
यूपी के राजधानी की बात की थी। राजधानी के अलावा आप कह सकते हो कि राज्य के प्रतीक की बात हमने की थी। राज्य प्रतीक के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने राज्य के प्रशासन की बात की थी, और प्रशासनिक संरचना के बाद हमने किसके बारे में चर्चा किया, फिर यहाँ पर विधान मंडल के बारे में हमने चर्चा किया था। विधान मंडल के अलावा आप कह सकते हो कि फिर हमने क्या कहा था, यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहीं पर हमने जनसंख्या के बारे में चर्चा किया था। यूपी की जो जनसंख्या होती है उसके बारे में चर्चा किया था। इवन यूपी के पंचायती राज की जब बात की जाए तो यूपी का जो पंचायती राज है उसके बारे में भी हमने पूरी तरीके से यहाँ पे देखा था। तो कल की जो 2.5 घंटे की आपकी क्लासेस थी, अगर देखा जाए तो इनमें हमने अच्छे खासे संदर्भों को पूरी तरीके से देख लिया था। लगभग 2.5 घंटे की आपकी क्लास है, ठीक है। फर्स्ट मोड पे भी आप देख सकते हैं। इवन आपके PDF को भी हमने क्या किया है, टेलीग्राम में डालने की कोशिश की है, तो उसको भी डाल देंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो बाकी इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, और आगे कोशिश है कि जैसे ये टॉपिक आपके इसमें कवर हो गए, अब आने वाले दिनों में एक एक टॉपिक आपको क्या किया जाए, एक एक दिनों में आपका कवर किया जाए, ठीक है। तो उसकी भी संकलना आपके साथ होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो अनुसूचित जनजाति जो आपके बिजनौर जिलों में निवास करती है उसका संबंध क्या होगा, तो बिजनौर के अंतर्गत आप भी जानते हैं, अभी हमने किसके बारे में चर्चा किया, बिजनौर की जब बात की जाए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा भोक्सा जनजाति जो है वो आपके बिजनौर में निवास करती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर खासा ध्यान रखिएगा, एक ऐसी जनजाति जो आपके बिजनौर में निवास करती है उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम हो जाता है खरवार। तो खरवार के बारे में भी ध्यान रखिएगा, खरवार या खैरवार। आज खरवार या खैरवार की जब बात की जाए तो इसकी भी थोड़ी बहुत संख्या क्या होती है, आपके बिजनौर में निवास करती है। क्योंकि ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये कहाँ पाई जाती हैं, पलामू के पठार में पाई जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये यहीं पर निवास करती हैं, ये यहाँ पर पाई जाती हैं तो ये क्या करती हैं, जो खैर नाम का पौधा होता है, जो कत्थी की प्राप्ति होती है, तो उसे यहाँ से निकाल करके ये व्यापार के लिए अलग अलग क्षेत्रों में भी जाते हैं, और जब कहीं पर जाते हैं तो उस दशा में वहां पर बस जाते हैं। तो खासा ध्यान रखिएगा, खरवार की जब बात की जाए तो बुक्सा के अलावा खरवार भी जो है ये आपके यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि बिजनौर का जो लोकेशन है ना, ये उत्तराखंड के तलहटी लोकेशन में पड़ता है। और यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि ये जो खैर नाम का पौधा होता है, झाड़ी वगैरह की जब बात की जाए तो ये आपके विशेष रूप में पाई जाती है। वैसे बिजनौर हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गंगा नदी जो है, गंगा नदी की जब बात की जाए तो गंगा नदी क्या करती है, यहाँ से प्रवेश करती है। तो प्रवेश द्वार के रूप में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो बिजनौर का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है, ठीक है। रविवार का मैराथन क्लास, ठीक है, अरे परेशान मत होइए, सारी चीजें होंगी, ठीक है। रविवार का हमारा सोचने का जो नजरिया है आप पहले से नहीं बताएंगे, क्योंकि बता देते हैं और नहीं कर पाते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, ठीक है। होगा अगर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। जुड़े रहिए, बस एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा कर लीजिए, जुड़े रहिए। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जितनी तत्परता हमारे अंदर है, जितने शौक हमारे हैं कि आप सबको किसी भी लहजे में कहीं पर भी पीछे ना छोड़ा जाए, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। थ्योरी वाला सेशन हो, क्वेश्चन वाला सेशन हो, प्रैक्टिस सेशन हो, करंट अफेयर हो, या जितने भी नवीनतम चीज़ें हो, सारी चीज़ें आपको एक एक क्रम में मिलेंगी। कमिट हम कुछ ना करेंगे भैया, क्योंकि सीन क्या हो जाता है, अपने लापरवाही के चक्कर में कुछ चीज़ हम कह देते हैं, कहीं दूसरी जगह व्यस्त हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, तो फिर नहीं हो पाता। तो नहीं, कमिट ना करेंगे, कुछ ना करेंगे, होगा बेहतर होगा, इतना हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात करें, कौन सा सुमेलित नहीं है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम किससे होगा। तिप्ती ब्लॉक करें यूपी पुलिस के लिए, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। भोटिया आपके बाराबंकी में पाया जाता है, बोक्सा बिजनौर में पाया जाता है, रांची गुजरात में, गोरखपुर में, थारू आपके बांदा में। तो इसका संबंध क्या होगा अगर इसकी बात की जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप सीधे तौर पे कह सकते हो यही आपकी बोक्सा बिजनौर में। बोक्सा बिजनौर की जब बात की जाए तो बोक्सा आपका क्या होगा, बिजनौर के अंतर्गत आपको प्रमुख रूप से देख मिलता है, यही आपका इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी थारू की जब बात की जाए तो थारू कहाँ पाए जाते हैं, तो थारू तो आपके गोरखपुर में पाया जाता है, थारू आपके गोरखपुर के अंतर्गत आपका पाया जाता है। और रांची की जब बात की जाए तो रांची कहाँ पाई जाती है, तो ये आपके बाराबंकी में पाई जाती है। और इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर भोटिया कहाँ पे पाई जाती है, तो भोटिया की जब बात की जाए तो ये आपके भाई साहब बांदा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बांदा की जब बात की जाए तो बांदा में भोटिया नाम का लोकेशन दिख मिलता है, ठीक है। तो इस परिप्रेक्ष्य में बुक्सा की जब बात की जाए तो बुक्सा में बिजनौर का नाम देखने को मिल जाता है। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों का परसेंटेज वाला जिला कौन सा है। आज अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा जनजातियों के परसेंटेज वाला जिला कौन सा होता है, यह नाम है मिर्जापुर, गोरखपुर, सोनभद्र या फिर आपका बिजनौर। कौन सा नाम यहाँ पे प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों के लिए परसेंटेज वाला जिला कौन सा है।
ये नाम संबंधित होता है मिर्जापुर, गोरखपुर, सोनभद्र या फिर आपके बिजनौर के रूप में। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों वाला जिला कौन सा है? तो जिले की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। प्रमुख रूप से आपने नाम सुना होगा हमारे यूपी में सोनभद्र, क्योंकि सोनभद्र के बारे में हम कई बार बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या जो पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है? वह आपके सोनभद्र में। और सबसे कम कहाँ पाई जाती है? तो सबसे कम जो पाई जाती है वह आपके बागपत में पाई जाती है। और ना कहाँ पाई जाती है? तो अयोध्या, जालौन का नाम ध्यान रखिएगा। अयोध्या और जालौन की जब बात की जाए, क्योंकि अयोध्या जालौन में क्या होती है? कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। अच्छा, जनजातियों की बात करें तो एक राज्य ध्यान रखिएगा, पंजाब, क्योंकि पंजाब में भी कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। क्लियर? आगे की बात करें, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खरवार जनजाति, अगर इसकी बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस एक जिले में यह निवास करती है? खरवार जनजाति आज अगर इसकी बात की जाए तो ये कहां पर निवास करती है? देवरिया में निवास करती है, या फिर आपके मिर्जापुर में निवास करती है, गाजीपुर में निवास करती है, या फिर इनमें से सभी में? कहां पर ये निवास करती है? यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत खास ये जाति जो खरवार है। खरवार, खरवार के बारे में हम कई बार बता चुके हैं। क्या नाम है? हमारे यहाँ पर एक नाम होता है खरवार। खरवार को ही हम लोग क्या कहते हैं? खैरवार नाम देते हैं। तो खरवार या खैरवार किससे सम्मिलित होता है? तो ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। एक मैराथन ले लीजिए, पहले कल का मैराथन देख लीजिए, ठीक है? कल एक आपकी मैराथन हुई है 2.5 घंटे की, जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा भी किया। एक बार फिर से आपको दिखा दे, इतनी चीजों को हमने वहां पे चर्चा किया। भौगोलिक, पड़ोसी, नामकरण, राजधानी, राज्य, प्रतीक, प्रशासनिक, विधानमंडल, जनसंख्या, पंचायती राज। कल पहले बार उसको देख लीजिए, और फिर आगे आप अगर बने रहेंगे तो बिल्कुल मैराथन मिलेगी। काहे परेशान हो रहे हैं? ठीक है? खरवार या खैरवार की जब बात की जाए तो इसका संदर्भ ध्यान रखिएगा। इस जनजाति की जब बात की जाए तो यहाँ पर एक खैर नाम का पौधा होता है, और इस खैर नाम के वृक्ष से क्या होता है? हमें कत्थे की प्राप्ति होती है। और इसी कत्थे का ये लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर कोई कहता है कि दूध बेचने वाले को क्या कहा जाता है? दूध वाला। कोई रिक्शा चलाता है तो उसको रिक्शा वाला, हाँ, कोई गाड़ी चलाता है तो उसे गाड़ी वाला। तो इसी तर्ज पर हमारे यहाँ पर कोई व्यक्ति क्या करता है? जब कत्थे का व्यापार करता है तो उसको खैर नाम के पौधे से मिलता है, तो उसे खैरवार कर दिया जाता है। तो इनकी संख्या जो होती है वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? तो देवरिया में भी, मिर्जापुर में भी, गाजीपुर में भी, इन सारे लोकेशन में क्या होती है? इनकी संख्या पाई जाती है। कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने किसी एक वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई अनुसूचित जनजातियों को क्या किया? सूचीबद्ध किया। जनजातियों की जब बात की जाए तो कब इनको सूचीबद्ध किया गया था? बेसिक अगर देखा जाए तो नई अनुसूचित जनजातियां, सबसे पहली बात तो आती है कि हमारे यहाँ पर किसके रूप में? हमारे यहाँ पर 5 जनजातियां 1967 में की गई, 5 जातियां। लेकिन फिर क्या होती है? 2003 की जब बात की जाए तो 2003 में 10 नई जातियां ऐड की जाती। एक चीज ध्यान रखिएगा, आज जनजाति की बात करें तो हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है जनजातीय मंत्री। क्या नाम होता है? अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा का नाम ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान में केंद्र सरकार में क्या है? जनजातियों के परिप्रेक्ष्य एक मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। और जनजातियों के माध्यम से आपने सुना होगा जनजाति के भगवान। जनजाति के लोग भगवान किसे मानते हैं? तो यह माना जाता है आपके भगवान बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा की जब बात की जाए तो बिरसा मुंडा को हम लोग जनजातियों का भगवान भी मानते हैं। इवन आप कह सकते हो कि इसी परिप्रेक्ष्य आपने नाम सुना होगा हमारे यहाँ पर 15 नवंबर का दिवस। 15 नवंबर हम किस लिए मनाते हैं? तो ये हमारे यहाँ पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में आयोजित होता है। तो जनजाति गौरव दिवस की जब बात की जाए तो ये 15 नवंबर को आपका आयोजित किया जाता है। बाकी अगर देखा जाए तो अभी बिरसा मुंडा के नाम से आपने सुना होगा कहां पर? राउरकेला, छत्तीसगढ़ की जब बात की जाए तो वहां पर सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी आपका इनको समर्पित करते हुए बनाया गया है। तो बताया जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम यहाँ पे आपका बनाया गया है। 15 नहीं होंगे भाई, एक चीज हम बार बार कहते हैं कि ये 5 जो बनाए गए थे इनमें से 3 क्या हो गए? उत्तराखंड में चले गए। तो 3 उत्तराखंड में चले गए तो बचे कितने? केवल 2 बचे। तो इस कारण से आज कुल की जब बात की जाए तो कुल हमारे यूपी में जो है वो आपके 12 बचते हैं। तो यूपी में कुल आपके क्या होते हैं? केवल 12 बचते हैं। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि द ऑपरेशन ग्रीन, अगर इसकी बात की जाए तो यह परियोजना आपके उत्तर प्रदेश में देख मिलती है। और ऑपरेशन ग्रीन का मंतव्य हमें देखे मिलता है। द ऑपरेशन ग्रीन, अगर इसकी बात की जाए तो इसका मंतव्य हमें देखने को मिलता है। हमारे यूपी के अंदर इसको चालू किया गया। कब चालू किया गया? क्या इसका पर्याय था? अगर इसकी बात करी जाए तो ऑपरेशन ग्रीन का मंतव्य ध्यान रखिएगा, ग्रीनरी को आधारित करते हुए आप इसे समझ पाते हैं। खासा अगर देखा जाए तो ये कब चालू किया गया? 2001 में चालू किया गया। मंतव्य क्या था कि हमारे यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हो कि बड़े स्तर पे वानिकी वगैरह को प्रमोट किया जाए, ठीक है? तो इस परिप्रेक्ष्य में 2001 में क्या किया गया? द ऑपरेशन ग्रीन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। क्लियर? खासा इसके अलावा देखा जाए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित जनपदों में से 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या को अवरोही अर्थात घटते क्रम में व्यवस्थित करिए और फिर इस कूट का चयन करिए।
तो श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच और फिर आपका खीरी, लखीमपुर। अगर इसकी बात की जाए तो ये संबंधित हो जाता है। हमारे यहाँ पर इसको व्यवस्थित करिए। व्यवस्था की जब बात की जाए तो उसका मानक हमें देखने को मिलता है। आज जनजाति की जब बात की जाए तो जनजाति के अनुसार खास करके अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में बताइए। देखिए अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा गेस करते तो एक नाम से जरूर करते कि सोनभद्र में क्या है, सोनभद्र में सबसे ज्यादा जनजाति है। तो सोनभद्र नाम का तो कोई नाम ही नहीं दिया है, तो सोनभद्र के बाद अब कहाँ पे जनजाति है? देखिए सोनभद्र में तो नहीं है, लेकिन हमारी यूपी का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी की जब बात की जाए तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। और लखीमपुर खीरी में आपने सुना भी होगा कि जनजातियों के लिए सरकार के द्वारा कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम भी चालू किए गए हैं। इवन आप कह सकते हो कि इसी परिप्रेक्ष्य में जनजातियों का महाविद्यालय वगैरह भी स्थापित किया गया है। तो लखीमपुर खीरी क्या होगा? पहले नंबर पे आएगा जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो 4 यहाँ पे आपको देख मिल जाता है। लखीमपुर खीरी की जब बात की जाए तो लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। लखीमपुर खीरी के अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर नाम ध्यान रखिएगा, फिर हमारा बलरामपुर आता है, क्योंकि बलरामपुर में एक अच्छी खासी संख्या क्या होती है? थारू की निवास करती है। इवन थारू के अलावा और भी कुछ जातियां होती हैं। तो बलरामपुर के परिपेक्ष में नाम देख मिलता है कौन सा? खीरी। खीरी के बाद आपका बलरामपुर। तो इस तरीके से आपका ये सी वाला सही जवाब होगा, जहां पे खीरी लखीमपुर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बलरामपुर, तीसरे नंबर पे क्या होगा? यह आपका खास करके बहराइच होगा। और श्रावस्ती, चूंकि श्रावस्ती छोटा जिला है तो यहाँ पे संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और इस कारण से ये संख्या आपको देखने को मिलती है। तो अलग अलग क्रम की जब बात की जाए जनसंख्या के घटते हुए क्रम को लेकर के, तो यहाँ पर यह संख्या आपको देख मिलती है 4 2 3 1। इस तरीके से इसका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के सेशन को अब हम यहीं पर विराम देंगे, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप लोग इस सेशन में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत आभार। इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिन पर दिन आप भी जानते हैं आपकी क्लासेज अलग अलग तरीके से चलाई जा रही हैं। खास करके शाम को 5 बजे आप भी जानते हैं जीके जीएस की क्लास होती है। शाम के 6 बजे आप भी जानते हैं आपका यूपी जीके होता है, आरओ पीसीएस को लेकर के। शाम के 9 बजे आप भी जानते हैं पुनः आपका यूपी जीके होता है, जो खास करके आपके परीक्षाओं का एक विशेष मानक लेकर के चलता है। तो इन सारी क्लासेज में जरूर जुड़िएगा। आने वाले समय में कोशिश है कि जल्द ही जल्द आपकी हिंदी की क्लास और मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास और भी कुछ क्लासेस चालू कर दिया, ताकि आपकी तैयारी में जो एक विशेष संकल्पना है उसको एक आधार दिया जा सके। ठीक है, तो आज के क्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। पुनः मुलाकात होगी अभी आपके रात के 9 बजे वाली क्लास में। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अपने दोस्तों मित्रों के पास इस चैनल को साझा करते रहिए। क्लास में जुड़े थे तो इस क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अपने अभी के 9 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।